नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और इस समय की जो इंपॉर्टेंट खबर वो है एमसीएक्स से जुड़ी हुई। एमसीएक्स में टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से तकनीकी दिक्कतें होने की वजह से कारोबार नहीं हुआ है। 9 बजे मार्केट्स खुलने थे, उसके बाद 10 बजे का नोटिफिकेशन, फिर 11 बजे और फाइनली 1 बजे तक की बात की जा रही है। हालांकि एमसीएक्स की ओर से जो स्टेटमेंट जारी हुए हैं उसमें उन्होंने यही कहा है कि वो रूट कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं टीसीएस के साथ, और जो कि उनको सपोर्ट लेंड करता है आईटी सपोर्ट, और यहाँ पर अब 1 बजे से बाजार खुलने का अनुमान जताया जा रहा है। इससे पहले 2018 में लगातार हमने कुछ टेक्निकल ग्लिचेस एमसीएक्स पर आते हुए देखे थे, लेकिन उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ है। आज पता लगेगा अगर 1 बजे मार्केट खुलते भी हैं तो किस तरीके का कारण था, क्यों ये कारोबार रुकता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन फिलहाल कोई भी सौदे नहीं हो रहे हैं क्योंकि कारोबार ठप है एमसीएक्स पर। बातचीत करते हैं इसी मुद्दे पर। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड के नवीन माथुर हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ दिनेश सोमानी बने हुए हैं प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के, और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के कमोडिटी करेंसी रिसर्च किशोर नारने भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले नवीन, आपका एक कमेंट लेना चाहेंगे। हालांकि अभी तो मालूम नहीं है कि क्या दिक्कतें हैं, बट क्या लग रहा है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच हो सकता है या कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज ये, फिर तो कोई भी कारोबार नहीं हो रहा होगा, सारे ब्रोकर सभी वेट कर रहे होंगे अपनी पोजीशंस, मार्जिन्स या फिर ट्रेड्स फाइल करने के लिए। धन्यवाद दीपाली. Thank you for calling upon us for this discussion on this particular issue. See, एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो अपना ट्रांजिशन हुआ है एमसीएक्स में टुवर्ड्स टीसीएस, वो एक ह्यूमंगस टास्क है अपने आप में. सो अगर इतना बड़ा कुछ प्लेटफॉर्म पे टेक्निकल चेंज हो रहा है तो दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ आई भी हैं जिसका सुधार एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ने टाइमली लिया है. आज की जो दिक्कत है वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2018 के बाद पहली बार ही आई है, जो तकरीबन 9 बजे से अब जो अंदेशा है कि तकरीबन 1 बजे मार्केट खुलेंगे. यस, डेफिनेटली इट हर्ट्स द ट्रेडिंग एक्टिविटी, डेफिनेटली इट हर्ट्स द सेंटिमेंट्स फॉर द पीपल towards commodity derivatives and particularly अगर ये टेक्निकल दिक्कत किसी एक्सचेंज में आती है तो डेफिनेटली उसके प्रति भी थोड़े सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं. बट हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहूंगा कि तकनीकी दिक्कतें किसी भी स्टेज पे आ सकती हैं, बिन बुलाए मेहमान की तरह होती हैं. यू नेवर नो when the technical glitches or technical faults comes in, and I'm sure the capable team of MCX is looking into it. They would surely come back with the root cause and the corrective action. But हाँ, जहां तक आज की बात है, definitely it will hurt the trading business or the trading volume. But I think technical reasons जब तक हमें पता ना चले, उससे पहले कोई भी किसी तरह से भी कोई कमेंट देना गलत होगा. पर लेकिन I would say that we have a very able team who has been able to transition from the existing ODN platform, or I would say financial technologies platform, to the TCS platform, and therefore I think things would smoothen out, maybe a day or so. But definitely I would say that the MCX team should work to see to it that अगर उन्हें रूट कॉज पता चले, जो भी जिस वजह से भी आज ये दिक्कत आई है वो दोबारा से ना हो. That would only be the wish from us as the broking or the intermediary community. ओके अच्छा नवीन जी, एक चीज और, आमतौर पे माना जाता है कि जो सेकंड हाफ होता है एमसीएक्स पर वॉल्यूम्स के हिसाब से वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड पर रहता है। तो क्या अगर हम अब 1 बजे अगर मान के भी चले कि कामकाज शुरू हो भी जाता है, तो कितना इम्पैक्ट लाइकली रह सकता है? आमतौर पे जो फर्स्ट हाफ होता है, कैसे वॉल्यूम्स रहते हैं इसमें? दीपाली, तकरीबन 18 साल हो गए मुझे कमोडिटी मार्केट्स में, एंड आई वुड से दैट यस, द मॉर्निंग एंड द इवनिंग सेशंस आर बोथ सेशंस आर इंपॉर्टेंट. आई वुडंट से दैट मतलब कि इवनिंग सेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मॉर्निंग सेशन इंपॉर्टेंट नहीं है. जो रेशो है वॉल्यूम्स का एमसीएक्स पे, वो तकरीबन अगर आप देखें तो 60-40 होता है. 60% जो है वो इवनिंग सेशन में होता है, जो कि 5 से 11:30 या 11:55 तक चलता है. And morning session is about 40% of the total business.
Exchange currently is doing approximately on an average daily basis तकरीबन 1.25 लाख से 1,30,000 करोड़ के आसपास MCX पे काम हो रहा है। तो अगर मैं 60% मानूं तो मोटा मोटा या तकरीबन 60% 70-80 हजार करोड़ का काम जो है वो शाम को होता है इवनिंग सेशन में, और जो 40-1 हजार करोड़ का काम है वो सुबह के सेशन में, जो कि 9 बजे से तकरीबन 5 बजे तक का है। तो मुझे लगता है कि तकरीबन 10-12 हजार या 15-20 हजार करोड़ का maximum 20,000 crores might get impacted because of this delay in start off in the trading activity on the MCX today. But I don't think that it will have a major impact, except for one thing, that it should not happen continuously, it should not happen regularly, and the MCX team Okay. should fix the problem immediately so that it doesn't go to other days, Okay. so to say. ओके किशोर नाने भी हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर, क्विकली आपका भी कमेंट लेना चाहेंगे, आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं? और साथ ही क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हुआ है और कंसिस्टेंटली 3-4 दिन तक हमने होते हुए देखा था, किस तरीके के एप्रीहेंशंस, डर इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स के मन में आमतौर पे देखने को मिलता है? आपको भी किस तरीके की इंक्वायरीज आपके लोगों की आ रही हैं क्या? और एक डर कहीं ये भी रहता है कि कोई प्राइस मैनिपुलेशन ना हो, तो उस तरीके की तो कोई चिंता नहीं है ना? गुड मॉर्निंग दीपाली। प्राइस मैनिपुलेशन का कोई चिंता तो नहीं है, बिकॉज लार्जली आई थिंक एक्सेप्ट सम एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह छोड़ के लार्जली बेंचमार्क टू इंटरनेशनल और ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ साथ चलता है। तो आपको फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स, आप गोल्ड, क्रूड, नेचुरल गैस वगैरह ये सारे मेटल्स हो गया, वो इंटरनेशनल बेंचमार्क्स के मतलब एज अ प्रॉक्सीज चलते हैं। तो मैनिपुलेशंस का बहुत ज़्यादा तकरार नहीं है यहाँ पे। बट यस, जैसा आपने बताया कि इट्स बीन मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस शेकिंग डेवलपमेंट बोल सकते हैं। बट वन थिंग इज मुझे जो अच्छा लगता है, रादर दैन गोइंग अहेड एक्चुअली, कि इवन दे हैव टेकन अ कॉल कि भाई 3-4 घंटा अगर डिले भी स्टार्ट करें तो चलेगा, बट हम सही तरीके से और सही पोजीशंस एंड सही मार्जिन्स के साथ शुरू करना चाहते हैं, रादर दैन गोइंग अहेड। सो कई बार ये भी हो सकता है कि ट्रेडिंग शुरू होने के बाद अगर जो गलती दिख जाता है तो देन तो वो थोड़ा और केओटिक हो जाता था। बट एटलीस्ट वहाँ तक जो है वो ठीक चल रहा है। बट सेकंड थिंग इज़ कि जैसा नवीन ने भी बोला है कि ये थोड़ा सा अगर रिपीट नहीं हो तो बेहतर है कि जो भी एक्शंस लेना चाहिए वो थोड़ा सा सख्ती से ले और थोड़ा मतलब इसमें क्लैरिटी आ जाए तो बेटर रहेगा। बिकॉज अदरवाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब अप टिल आफ्टरनून जो है, यूरोप खुलता है अराउंड 1-1:30 बजे के आसपास जो यूरोप खुलता है, यूरोप खुलने तक आपको बहुत ज़्यादा ऐसा भी इम्पैक्ट कम दिखेगा। बट यूरोप खुलने के बाद क्या है कि ग्लोबल मार्केट्स ऑन हो जाता है, तो देन एक्चुअली आपको ग्लोबल मार्केट्स में मूवमेंट शुरू हो जाता है। सो वो जो प्रॉक्सी मूवमेंट इंडिया में दिखना चाहिए, शायद वो वाला मूवमेंट्स मिस हो जाता है। तो हालांकि अगर 1 बजे भी अगर शुरू हो जाता है तो आई थिंक इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। प्रॉब्ली एक दिन के लिए थोड़ा मतलब 15-20% आपको वॉल्यूम आज के लिए शायद कम होगा, बट ओवरऑल में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहेगा अगर 1 बजे अगर शुरू भी हो जाता है तो। ओके तो पिछले 2.5 घंटे से तो कामकाज ठप है, अब 1 बजे से कामकाज शुरू होने की एक्सपेक्टेशंस है। टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से ये कारोबार बंद हुआ है, अब और क्लैरिटी एमसीएक्स की ओर से अवेटेड है। वी होप कि 1 बजे के आसपास ये कारोबार शुरू होते हुए दिखाई दे। शुक्रिया नवीन जी आने के लिए शो में, इस खबर पर अपने कमेंट शेयर करने के लिए। हमारे साथ दिनेश तुमानी भी बने हुए हैं, साथ ही साथ एशिया पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अब बात करते हैं एडिबल ऑयल्स की, क्योंकि एसईए के मुताबिक जो जनवरी है उसमें इंपोर्ट में एडिबल ऑयल्स के इंपोर्ट में 28% की गिरावट देखने को मिली है। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपसे समझना चाहेंगे जो इंपोर्ट्स में कमी रही है, इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि पिछले साल से स्टॉक बचने से ये इंपोर्ट गिरा है, यही कारण है, या फिर जो इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस भी हायर साइड पर रहे हैं उसकी वजह से भी इंपोर्ट्स में कमी देखने को मिली है? मैं समझता हूँ ये कॉम्बिनेशन है। एक तो हिंदुस्तान ने जरूरत से ज्यादा पहले पिछले साल के आखिरी क्वार्टर में इंपोर्ट किया था, तो उसका भी फॉल बैक तो दिखाई दे रहा है। सेकेंडली, हिंदुस्तान की जो क्रॉप्स हैं, जैसे सोयाबीन की क्रॉप बहुत अच्छी थी, और मस्टर्ड जो अभी शेप कर रहा है
उसकी भी क्रॉप काफी अच्छी दिखाई दे रही है। आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि मस्टर्ड जो हम लोग पहले 70-75 लाख टन की बातें किया करते थे, इस बार हो सकता है 120 से 125 लाख टन की सरसों की बातें हों। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ ट्रेड भी समझता है, और इसको नजर में रखते हुए इंपोर्ट डेफिनेटली घटा है। सेकेंडली, पाम में सबसे ज्यादा कमी आई है, और पाम जो था वो जरूरत से ज्यादा हाई प्राइस हो गया था। मैंने पिछली मरतबा आपके चैनल पे बोला भी था कि पाम इज एक्चुअली प्राइसिंग इटसेल्फ आउट। पाम हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में कहीं पे भी 100 से $150 अगर सॉफ्ट ऑयल्स के फर्क से बिकता है तो उसकी डिमांड स्ट्रांग रहती है। पर अभी इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि पाम ऑयल सोयाबीन ऑयल से ऊपर बिक रहा है, तो नेचुरल है, लाजमी है कि उसकी डिमांड घटेगी, और वो इस समय रिफ्लेक्ट भी कर रही है। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ ये चूंकि वहां के ऑफ सीजन मंथ भी है, तो इसलिए वहां पे बाजार भी तेज, और थोड़ा डाइवर्जन जो है इसमें बायोडीजल में वो भी इनके यहाँ बढ़ा है। पर मार्च आते आते तक ये बाजार सब नॉर्मलाइज हो जाएंगे। हाँ जी। ओके, तो सरसों की नई फसल बेहतर जैसे आपने कहा दिखाई दे रही है, तो अगर हम आगे, क्योंकि यहाँ से एक्सपेक्टेशंस यही है कि डिमांड थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई देगी, तो किस तरीके की डिमांड आप यहाँ से देख रहे हैं अलग अलग ऑयल्स की, और स्पेशली अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? मार्च के बाद से प्राइसेस थोड़े से ऊपर जा सकते हैं, या क्या व्यू है आपका अलग अलग ऑयल्स पर? नहीं, अभी मैं नहीं समझता कि प्राइसेस कहीं बहुत ज्यादा कहीं भागेंगे, क्योंकि सोयाबीन की भी क्रॉप सब काफी अच्छी दिखाई दे रही है। सनफ्लावर में भी कोई तकलीफें नहीं है। पाम ऑयल आने वाले दिनों में वहां पे भी हाई प्रोडक्शन मंथ्स चालू हो जाएंगे। इंडिया के अंदर मस्टर्ड की क्रॉप भी बहुत बढ़िया शेप अप कर रही है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके मैं समझता हूँ बाजारों में थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा। और जहां तक डिमांड का सवाल है, मैं समझता हूँ डिमांड लोअर प्राइसेस पे डेफिनेटली हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में थोड़ी अच्छी है, और रिटेल लेवल पे भी डिमांड अभी अच्छी हो गई, क्योंकि ऊपर के लेवल से तेलों के बाजार काफी नीचे आ गए हैं। और जैसे आज समझ लीजिए 84-85 रुपये किलो की रेंज में सोयाबीन, सनफ्लावर थोड़ा ऊपर होगा, ये पाम ऑयल, ये सारे तेल इस रेंज में हैं। तो इस रेंज में मैं समझता हूँ डिमांड तो बनी रहेगी हिंदुस्तान में, पर प्राइसेस कोई बहुत ज्यादा भाग जाए ऐसा नहीं लगता। ओके, चलिए, शुक्रिया अतुल जी अपने व्यूज देने के लिए। तो प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, सरसों की पैदावार बेहतर दिखाई दे रही है, और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जो प्राइसेस हैं वो हायर साइड पर हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स में कमी देखने को मिली है। चलिए, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर बात करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। दिनेश सोमानी हमारे साथ बने हुए हैं, किशोर नाने भी हैं। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। दिनेश सोमानी और किशोर नाने हमारे साथ मौजूद हैं। एग्री कमोडिटीज में भी काफी एक्शन है, जीरे में लोअर सर्किट है, उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन क्विकली एक राय ले लेते हैं पहले किशोर की ऑन बुलियंस और इंटरनेशनल मार्केट्स के ट्रिगर्स पे स्पेशली कमेंट ले लेते हैं, जहां पर इस हफ्ते के लिए जो डेटा रहेगा वॉल स्ट्रीट पर वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे एक क्लैरिटी, एक इंडिकेशन शायद मिल सकती है रेट सिनेरियो को लेकर। बट किशोर, कैसे देख रहे हैं आप इन ग्लोबल डेवलपमेंट्स को और ट्रिगर्स को? आई थिंक दीपाली, यहाँ पे वन इज दैट कि आज थोड़ा सा मोमेंट कम है, एज ऑफ नो तो कम है, बिकॉज एशिया में चाइना एंड हांगकांग दोनों बंद है बिकॉज ऑफ द लूनर न्यू ईयर हॉलीडेज। आई थिंक यूएस का भी क्या है कि इन्फ्लेशन नंबर्स आना बाकी है। आई थिंक मार्केट इज वेटिंग फॉर दैट, सो इसमें रेंज बाउंड मूवमेंट है, कुछ खास मूवमेंट नहीं है। तो फिलहाल के लिए मुझे ओवरऑल एक वीकनेस दिख रहा है ओवरऑल कमोडिटीज में, ब्रॉडर सेंस में अगर देखें तो। सो गोल्ड, सिल्वर, इवन कॉपर, नेचुरल गैस में तो गोल्ड में प्रॉब्ली 60 to 200 के आसपास का लेवल्स हर बेहतर अपॉर्चुनिटी एक सेल करने के लिए शॉर्ट टर्म, मतलब 61,900 के आसपास का आप टारगेट्स हो सकता है। सिल्वर भी आई थिंक 70,000, 70,300 के आसपास यहाँ पे नीचे आ सकता है, तो थोड़ा वीकनेस रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन थोड़ा हायर आएगा, एंड जो रेट कट एक्सपेक्टेशन से वो थोड़ा पीछे हो सकता है। तो दैट इज वन सेंटिमेंट विच इज कीपिंग कमोडिटीज लोअर, एंड डॉलर स्लाइटली पॉजिटिव है। ओके,
चलिए, तो ये तो बातचीत हुई गोल्ड की और साथ ही साथ इन्फ्लेशन डेटा की, लेकिन अब एग्री कमोडिटीज की तरफ रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, पहले तो राय आपसे लेना चाहेंगे जीरे पर। हमने लगातार हायर प्रोडक्शन प्रोस्पेक्ट्स की वजह से प्राइसेस में प्रेशर देखा है और आज तो वापस से प्राइसेस काफी गिरकर कारोबार कर रहे हैं। और इनफैक्ट कल भी हम बातचीत कर रहे थे तो जो पोजीशन है अराइवल्स की वो भी काफी स्ट्रॉन्गर साइड पर ही दिखाई दे रही है। इन स्तरों से भी और नीचे जा सकता है या फिर यहाँ रुकेगा? ऑलरेडी 25,000 के आसपास भाव कारोबार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लास्ट जो सेमिनार हुआ था वहां पर जो डेटा निकल कर आया उसमें लगा कि करीब करीब 12 लाख हेक्टेयर में सोइंग हुई है जीरा की, जो पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 3.5 हेक्टेयर ज्यादा है। मौसम भी अनुकूल है, यील्ड भी थोड़ी सी बेटर आने की संभावना है गुजरात में, और इसी के चलते अपने मार्केट में प्रेशर आते हुए देखा। मुझे लगता है हाल फिलहाल ये 25,500 के आसपास की रेंज में मार्च का वायदा रुकना चाहिए। यहाँ से थोड़ा बहुत एक बार लेवल आ सकती है और ऊपर में हमें दोबारा ये 28,000 के लेवल देखने मिल सकते हैं। जब तक इसमें मुझे लगता है कि 24,400 से नीचे नहीं जाता, इसमें लेवाली में बंधे रहना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बाकी कमोडिटीज देखें तो कॉटन सीड ऑयल केक में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है, थोड़ी बहुत रिकवरी है। ग्वारगम ग्वारसीड में कोई ज्यादा एक्शन नहीं है, बट कोई और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जीरे के अलावा आपकी तरफ से रहेंगी क्या एग्री पैक में, दिनेश जी? जी बिल्कुल। मुझे धनिया में लगता है धनिया की जो सोइंग है करीब करीब 50 से 55% की है। 50% सोइंग है, इसमें कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 60 से 70 लाख बोरी है। 1 करोड़ बोरी का उत्पादन होने का अनुमान है। मुझे लगता है कि 7400 के अंदर, मतलब 7500 के अंदर 7480 7485 के आसपास अप्रैल का धनिया बाय करना चाहिए। 7640 7820 के इसमें अपसाइड मुझे टारगेट देखने नजर आते हैं। साथ ही साथ अगर मैं कॉटन और कपास की बात करूं तो खास करके कपास एनसीडेक्स का जो वायदा है ये अभी 1488 1490 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट निचले स्तर से करीब करीब 15% की रिकवरी आई है और $90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे यहाँ कुछ ना कुछ मूवमेंट कपास के कॉन्ट्रैक्ट में निश्चित तौर से देखने मिलेगी। 1515 1525 के लेवल हमें अपसाइड देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ कॉटन सीड ऑयल केक जो है ये मुझे लगता है 2460 65 के आसपास में मार्च का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है। 2505 के लेवल हमें आज इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। ओके, अच्छा, एक क्विक राय क्रूड पर ले लेते हैं किशोर आपकी। इंटरनेशनल मार्केट्स में जो ब्रेंट का प्राइस है वो $82 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मिडल ईस्ट की जो टेंशन्स हैं वो सप्लाई डिस्टर्ब कर सकती है, इसके कारण हम लगातार सपोर्ट हमने प्राइसेस में बनते हुए देखा है। बट रेंज आप वही देख रहे हैं क्या, $75 से $85, या कोई और व्यू है भी फिलहाल कच्चे तेल पर? रेंज में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। ये जो पुल एंड पुश फैक्टर्स दोनों काफ़ी समय से है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। थोड़ा बहुत एक्चुअली यूएस इन्वेंट्रीज बढ़ के भी आया था। जो मिडल ईस्टर्न स्ट्रेस है वो थोड़ा बहुत इसको पॉजिटिव बना सकता है। सो ओवरऑल एक कमोडिटीज में अगर बाई साइड पे रहना चाहता है तो प्रॉब्ली फरवरी कॉन्ट्रैक्ट क्रूड बेहतर लगता है। 6350 के आसपास एक बार बाइंग कर सकता है। डाउन साइड में 6280 के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अप साइड में आपको 6450 6500 तक भी अपसाइड हो सकता है। ओके, चलिए, तो ये रह रही कच्चे तेल पर और बाकी कमोडिटीज पर। शुक्रिया किशोर और दिनेश जी आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यू स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।